लू किंगकैंग के लिए अंतिम विदाई समारोह चल रहा था। एक सैनिक ने भारी मन से घोषणा की कि जनरल देश के लिए शहीद हो गए हैं और जनरल लू का निधन ताई पर्वत जितना ही भारी और महान है। उसने भावुक होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उसके साथ मौजूद बाकी सभी सैनिक भी एक स्वर में बार बार जनरल लू को विदा कहते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। इस पूरे दृश्य को देखकर सू रुओक्सुई ने लू किंगकैंग, जो अब लू वुवेई के नाम से अपनी मौत का नाटक कर रहे थे, से कहा कि अपने ही अंतिम संस्कार को अपनी आंखों से देखना क्या उन्हें अजीब नहीं लग रहा। उसने ये भी कहा कि उन्हें विदा करने के लिए ड्रैगन कमांडर को भेजा गया है और साथ ही 8 महान युद्ध देवताओं को भी बुलाया गया है। उसके अनुसार बेईमांग के मुखिया और महान युद्ध देवता के रूप में लू किंगकैंग का रुतबा वास्तव में असाधारण था। यह सुनकर लू किंगकैंग केवल कराह उठे। सू रुओक्सुई ने उन्हें उठने के लिए कहा और मजाक में बोली कि वह तो केवल मरने का नाटक कर रहे हैं, फिर इतनी गंभीरता और नाटक करने की क्या जरूरत है, यह सब तो केवल दिखावा ही है। लेकिन लू किंगकैंग ने गंभीर स्वर में बताया कि उस ताबूत के अंदर उनका शव नहीं, बल्कि बेईमांग के 1800 युद्ध देवताओं की आत्म पट्टिकाएं अर्थात उनके स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं। ये सुनते ही सू रुओक्सुई का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत क्षमा मांगते हुए कहा कि उसका बेईमांग के वीरों की आत्माओं का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनसे उसे माफ कर देने की विनती की। लू किंगकैंग ने शांत भाव से कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि लू किंगकैंग अब मर चुका है और आज से उसका नाम लू वुवेई है। इतना कहकर उन्होंने वहां से चलने का संकेत दिया। रास्ते में सू रुओक्सुई ने जिज्ञासा से पूछा कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक करने के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई है तो निश्चित ही आगे उनकी कोई और भी बड़ी तथा चौंकाने वाली योजना होगी। लू वुवेई ने बताया कि सबसे पहले उन्हें बिंघाई जाना है, जहां वे अफवाहों में चर्चित उस मिक्स्ड ब्लड डेमन क्वीन को ढूंढेंगे और उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देंगे। सू रुओक्सुई हैरान रह गई कि वो डेमन क्वीन को केवल सगाई तोड़ने के लिए खोजने जा रहे हैं। लू वुवेई ने झुंझलाते हुए कहा कि उनकी दबंग मौसी ने उन्हें ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया है जो सांप और बिच्छू जितनी खतरनाक है। यदि उन्होंने सच में उससे शादी कर ली तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद लू वुवेई की पुरानी यादें सामने आने लगीं। उन्होंने मन ही मन याद किया कि वो केवल 17 वर्ष की उम्र में युद्ध के मैदान में उतर गए थे और 18 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बेईमांग का हिस्सा बन गए थे। 10 वर्षों तक लगातार युद्धों में रहने के कारण उनका पूरा शरीर घावों से भर गया था। आधुनिक सैन्य इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका था। जब उन्होंने सेना से रिटायर होने का निर्णय लिया तब सेना के सर्वोच्च कमांडर सबसे पहले इसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए थे और उनके निर्णय पर बेहद नाराज भी हुए थे। यादों का सिलसिला आगे बढ़ा तो सू रुओक्सुई ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा कि क्या सचमुच बेईमान का युवा कमांडर केवल एक बावर्ची के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। उसके अनुसार यदि ऐसा है तो लू वुवेई का बनाया हुआ खाना अवश्य ही असाधारण होगा। इस पर लू वुवेई ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि यह बिल्कुल सच है। सेना में 10 वर्षों तक रहते हुए उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं सीखा बल्कि अनेक प्रकार के हुनर भी सीख लिए थे। चाहे चीन की 8 प्रमुख व्यंजन शैलियां हों या तरह तरह के घरेलू पकवान, वो सब कुछ चुटकियों में बना सकते हैं। सू रुओक्सुई ने फिर पूछा कि जब बेईमांग का युवा कमांडर उन्हें इतना महत्व देता था तो उन्होंने सेना क्यों छोड़ दी। इस प्रश्न पर लू वुवेई ने गहरी सांस भरते हुए कहा कि इसका कारण केवल इतना था कि वो थक चुके थे और इस जीवन से ऊब गए थे। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बेईमांग के उत्थान के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगातार भटकते हुए जीवन बिताया। उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन वह हमेशा बिना जड़ के तैरते हुए तिनके की तरह महसूस करते रहे, जिसका कहीं कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। इसलिए अब उनकी केवल यही इच्छा थी कि कुछ समय एक साधारण इंसान की तरह जिया जाए, सादा भोजन किया जाए और शांतिपूर्ण जीवन बिताया जाए। उसी समय सू रुओक्सुई मन ही मन अपनी मौसी को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मौसी सचमुच पागल हो गई हैं। उन्होंने 13 दिनों तक भूखे रहकर उसे ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जो उसके अनुसार केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानता था। दूसरी ओर लू वुवेई भी मन ही मन सोच रहे थे कि इस औरत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह उनसे बेहद चिढ़ चुकी है और अब शायद अधिक देर तक यह सब सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपनी मौसी को भी मन ही मन दोष दिया कि उनके जैसे सीधे साधे और होनहार आदमी के लिए कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती थी। फिर उन्हें इस तरह के ब्लाइंड डेट पर भेजने की आखिर क्या जरूरत थी। उन्होंने ये भी याद किया कि उन्होंने बिंघाई में इस लड़की के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं सुनी थी। तभी सू रुओक्सुई ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं। लू वुवेई ने बिना झिझक जवाब दिया कि उन्हें छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं, जिनका चेहरा थोड़ा गोल हो और जिनका फिगर भी अच्छा हो। उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि ऐसी लड़कियां घर परिवार अच्छी तरह संभालती हैं। इसके बाद सू रुओक्सुई ने पूछा कि स्वभाव कैसा होना चाहिए। लू वुवेई ने कहा कि लड़की जिंदा दिल होनी चाहिए, थोड़ी नटखट हो और उसमें मजाकिया अंदाज भी होना चाहिए। उन्हें ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो हर समय घमंड में डूबी रहें, जैसे किसी ने उनके लाखों रुपए दबा रखे हों। इतना कहते हुए उन्होंने सीधे सू रुओक्सुई की ओर इशारा किया और कहा कि ठीक उसी की तरह, क्योंकि ऐसी लड़कियां केवल दिखावा करती हैं। उन्होंने उसे छोटी बच्ची कहकर उसकी अकड़ पर भी तंज कस दिया। इसके बाद सू रुओक्सुई ने पूछा कि वह शादी को किस नजरिए से देखते हैं। लू वुवेई ने बेपरवाही से कहा कि उनके लिए शादी केवल एक औपचारिकता है, एक विवाह प्रमाण पत्र लेना और फिर दोनों का अपनी अपनी जिंदगी जीना ही पर्याप्त है। जहां तक जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की बातें हैं, उनके अनुसार वे केवल उन लोगों के बहाने हैं जिन्हें कोई बेहतर जीवन साथी नहीं मिलता और इसलिए वे समझौता कर लेते हैं।
उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतना सब सुनने के बाद भी यदि सामने वाली लड़की उनसे शादी करना चाहे तो या तो वो पूरी तरह बेवकूफ होगी या फिर। तभी सूर वोक्सुई ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे दोनों शादी कर रहे हैं। ये सुनकर लू वुवेई पूरी तरह चौंक गए और उनके मुंह से केवल यही निकला कि ये कैसी बकवास है। सूर वोक्सुई केवल मुस्कुरा दी। सूर वोक्सुई की मुस्कान देखकर लू वुवेई ने गंभीर चेहरा बनाकर उससे पूछा कि सच सच बताए, उसके पेट में जो बच्चा है वो कितने महीने का है। सूर वोक्सुई ने गुस्से से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो बहुत मजाकिया है। लू वुवेई ने तुरंत जवाब दिया कि अगर वो गर्भवती नहीं है तो फिर आखिर उससे इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मरी जा रही है। इस पर सूर वोक्सुई ने शांत स्वर में कहा कि इसकी वजह उनके बीच पहले से मौजूद सगाई का समझौता है। लू वुवेई ने इसे कोई ढंग का कारण मानने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि जब तक वो खुद ये सगाई नहीं तोड़ेगी वो कसम खाता है कि उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सूर वोक्सुई ने तुरंत पलटकर पूछा कि फिर वो खुद सगाई क्यों नहीं तोड़ देता। उसने कहा कि अगर वो स्वयं सगाई तोड़ दे तो वो इसी समय वहां से चली जाएगी और बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी देगी। लेकिन लू वुवेई ने मजबूरी जताते हुए कहा कि अगर उसने सगाई तोड़ी तो उसकी खूंखार मौसी उसकी टांगे तोड़ देगी। फिर उसने कहा कि अगर वो उससे शादी करने पर इतनी अड़ी हुई है तो उसे उसकी कुछ शर्तें माननी होंगी, वरना वो मर जाना पसंद करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। सूर वोक्सुई ने झुंझलाकर कहा कि जो भी बकवास करनी है जल्दी बोलो। लू वुवेई ने पहली शर्त रखते हुए कहा कि शादी के बाद उसे उससे प्यार करने की कोशिश नहीं करनी है और न ही उसे रिझाने की कोशिश करनी है। सूर वोक्सुई ने तुरंत अहंकार से जवाब दिया कि वो बिंघाई की नंबर 1 खूबसूरत सीईओ है और जब तक वो पागल नहीं हो जाती वो उसे रिझाने जैसी बात कभी नहीं करेगी। ये सुनकर लू वुवेई ने मन ही मन सोचा कि वो सचमुच पागल ही है और सांप बिच्छू जैसी खूबसूरत लड़कियां ऐसी ही होती हैं। फिर उसने दूसरी शर्त सामने रखते हुए कहा कि शादी के बाद वे एक ही कमरे में रह सकते हैं लेकिन कभी एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे। सूर वोक्सुई ने तुरंत उसे दिन में सपने देखना बंद करने की सलाह दी। इसके बाद लू वुवेई ने अपनी आखिरी शर्त बताई कि ये केवल कागजी शादी होगी। उसने कहा कि वह उसे किसी और से प्यार करने से नहीं रोक सकती और जिस दिन उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा अगर उस समय तलाक लेना संभव नहीं हुआ तो उसे उसका साथ देना होगा और दुनिया के सामने केवल दिखावा करना होगा। वह नहीं चाहता कि लोग उसे गलत समझें या उसे धोखेबाज का नाम दें। ये सब सुनकर सूर वोक्सुई मन ही मन गुस्से से भर गई और सोचने लगी कि ये कमीना आदमी आखिर मर क्यों नहीं जाता। उसी समय कार के रेडियो पर समाचार प्रसारित हुआ कि बेईमान के युद्ध देवता लू किंगकैंग का निधन हो गया है। ये खबर सुनते ही सूर वोक्सुई के मन में गहरा दुख उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन अफसोस जताया कि युद्ध देवता लू किंगकैंग का निधन सचमुच बहुत दुखद है। दूसरी ओर लू वुवेई के मन में अलग ही चिंता चल रही थी। वह सोचने लगा कि अगर सूर वोक्सुई को यह पता चल गया कि वही असली लू किंगकैंग है तो फिर शायद ये सगाई कभी टूट ही नहीं पाएगी। उसने बाहर से दुख जताते हुए लंबी सांस ली और कहा कि अफसोस वह छोटे लू को आखिरी बार विदा भी नहीं कर पाया। यह सचमुच बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर सूर वोक्सुई ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वह लू किंगकैंग को जानता है। लू वुवेई ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वह केवल उन्हें जानता ही नहीं बल्कि वह और छोटा लू तो सगे भाइयों जैसे थे। उसने दावा किया कि जब लू किंगकैंग पहली बार बेईमान आए थे तब उन्हें उसके हाथ का बना रेड कुक लायन हेड नाम का चीनी व्यंजन सबसे अधिक पसंद था। उसने अफसोस जताया कि किसे पता था कि इतनी कम उम्र में वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। ये सब सुनकर सूर वोक्सुई ने उसे तुरंत झूठा बताते हुए कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करना बंद करे। उसके अनुसार कमांडर लू पूरे देश का गौरव थे और उसके जैसा मामूली इंसान उनसे परिचित होने का दावा भी नहीं कर सकता। उसने साफ शब्दों में कहा कि कमांडर लू की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। लू वुवेई ने लापरवाही से जवाब दिया कि लू किंगकैंग तो केवल बेईमान के कमांडर ही थे, उन्हें इतना सिर पर चढ़ाने की आखिर क्या जरूरत है। ये सुनते ही सूर वोक्सुई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गुस्से और भावुकता के साथ कहा कि वो कुछ नहीं जानता। कमांडर लू ने कभी उसकी जान बचाई थी। वो बिंघाई के रहने वाले थे और केवल पूरे चीन का ही नहीं बल्कि बिंघाई शहर का भी गौरव थे। अपनी बात सुनकर लू वुवेई ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और कहा कि उसने तो बस यूं ही कह दिया था, फिर वो इतनी भावुक क्यों हो रही है। लेकिन मन ही मन वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर वोक्सुई एक तरफा लू किंगकैंग से प्यार करती थी। उसकी ये सोच वहीं तक सीमित रह गई क्योंकि सूर वोक्सुई ने उसे तुरंत चुप रहने के लिए कहा और आदेश दिया कि वो अपने सभी दस्तावेज उठा ले क्योंकि वे दोनों अब सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं। ये सुनते ही लू वुवेई के मन में हलचल मच गई। वो सोचने लगा कि क्या सचमुच अब उसकी शादी होने जा रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इतनी कम उम्र में ही वो प्यार के कब्रिस्तान में कदम रखने जा रहा हो। बातचीत के दौरान लू वुवेई ने 50,000 रुपए निकालकर सूर वोक्सुई की ओर बढ़ा दिए और कहा कि वो अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद लें तथा इसे उसकी ओर से शगुन समझें। उसने भरोसा दिलाया कि भले ही ये केवल एक कागजी शादी हो लेकिन वो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। सूर वोक्सुई ने बिना पैसे लिए साफ शब्दों में कहा कि उसे उसके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह इन पैसों को अपनी अगली शादी के लिए बचा कर रखे। इसके बाद उसने उसे अपने साथ घर चलने और अपनी दादी से मिलने के लिए कहा। यह सुनकर लू वुवेई चौंक गया और पूछ बैठा कि क्या इसका मतलब वह उसे अपने घर का दामाद बनाना चाहती है। सूर वोक्सुई ने गर्व से जवाब दिया कि बिंघाई की नंबर 1 खूबसूरत सीईओ से शादी करके घर का दामाद बनना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह सुनते ही लू वुवेई भड़क उठा। उसने कहा कि वो पागल हो गई है क्या। बेईमान के सैनिक स्वाभिमानी और कड़े स्वभाव के होते हैं।
उनसे मुफ्त की रोटियां तुड़वाना बेईमान के 3 लाख भाइयों का अपमान करने जैसा है। उसने गर्व से कहा कि उसके लू परिवार की 8 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस होता आया है और उसके खानदान के इतिहास में अभी उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाना बाकी है। ऐसे में उसे घर का दामाद बनाने की बात वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसने यहां तक कह दिया कि अभी वापस चलते हैं और तलाक ले लेते हैं। यह सुनकर सू रुओक्सुई ने मजबूरी जताई कि अगर आज ही उनका तलाक हो गया तो घर पहुंचते ही उसकी दादी उसकी चमड़ी उधेड़ देंगी। दूसरी ओर लू वुवेई मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो किसी तरह उसकी बात मान जाए, क्योंकि अगर उसकी मौसी को शादी टूटने की बात पता चल गई तो वो रातों रात आकर उसकी टोंगे तोड़ देगी। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा कि ठीक है, वो उसके साथ उसके घर चलेगा। कुछ समय बाद दोनों सूर वोक्सुई के पुराने घर के सामने पहुंचे। घर को देखते ही सूर वोक्सुई ने तंज कसते हुए कहा कि क्या यही वो घर है जिसे वो अपनी जिंदगी का पहला आशियाना कहता था, और क्या सचमुच उसे आज रात इसी टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। लू वुवेई ने गर्व से जवाब दिया कि बिल्कुल, और साथ ही उसने उसे एक खुशखबरी भी सुनाई। उसने कहा कि जब वो इस बात पर रो रही थी कि उसकी शादी एक मामूली बावर्ची से हो रही है, तब उसे यह भी जान लेना चाहिए कि वही बावर्ची अब एक अमीर जमींदार बन चुका है, क्योंकि इस पूरी जमीन का जल्द ही पुनर्विकास होने वाला है। सू रुओक्सुई ने व्यंग्य में पूछा कि क्या इसका मतलब उसने सचमुच बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लू वुवेई ने गंभीरता से कहा कि वो सच बोल रहा है। अगर बिल्डरों ने उसे करोड़ों रुपए नहीं दिए तो वो यहीं डटा रहेगा और इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उसने उसे जुनशेंग ग्रुप के सीईओ का बोर्ड दिखाते हुए कहा कि वे लोग घर पहुंच चुके हैं। सू रुओक्सुई ने केवल नाक सिकोड़कर घर की हालत पर अपनी नापसंदगी जाहिर की। इस पर लू वुवेई ने उसे दरवाजे पर खड़े खड़े देखने के बजाय अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर कदम रखते ही सू रुओक्सुई ने चारों ओर नजर दौड़ाई और घृणा से कहा कि यह जगह तो बेहद गंदी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां बैठने लायक भी कोई जगह है या नहीं। लू वुवेई ने सहज भाव से कहा कि बाथरूम में गर्म पानी है, इसलिए वो पहले जाकर नहा लें, तब तक वो बिस्तर लगा देता है। सू रुओक्सुई ने अनमने ढंग से हामी भरी, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम में पैर रखा वो घबराकर जोर से चीख उठी और भगवान से बचाने की गुहार लगाने लगी। उसकी चीख सुनकर लू वुवेई ने मजाक करते हुए कहा कि क्या उसने इतनी जल्दी नहा भी लिया, और क्या उसे शादी की पहली रात की इतनी जल्दी है। सू रुओक्सुई गुस्से में बाहर आई और बोली कि उसके बाथरूम की हालत ऐसी है कि वो वहां कभी नहीं नहा सकती। फिर उसकी नजर नीचे लगाए गए बिस्तर पर पड़ी। उसने सोचा कि कम से कम लू वुवेई में इतनी इंसानियत तो है कि उसने खुद के लिए नीचे बिस्तर लगाया है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लू वुवेई ने उसे वहां से उठने के लिए कहा। उसने पूछा कि वो क्या सोच रही है और क्या उसे लगता है कि वो उसके बड़े बिस्तर पर सो सकती है। उसने साफ कर दिया कि नीचे लगाया गया बिस्तर उसी के लिए है। यह सुनकर सू रुओक्सुई हैरान रह गई और उसने याद दिलाया कि वो एक लड़की है। लू वुवेई ने तुरंत जवाब दिया कि वो खुद एक मरीज है। उसने बताया कि सेना में रहते समय उसकी पीठ पर गंभीर चोट लगी थी और डॉक्टर ने उसे हमेशा आरामदायक बिस्तर पर सोने की सलाह दी थी ताकि उसकी पीठ को ठंड न लगे। इसके विपरीत उसने कहा कि सू रुओक्सुई जैसे लोग जो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनके लिए सख्त बिस्तर पर सोना पीठ के लिए अधिक अच्छा होता है। उसकी ये बात सुनकर सू रुओक्सुई गुस्से से भर गई और अविश्वास के साथ पूछ बैठी कि क्या वो सच में एक मर्द है। उसी समय बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई दी। सू रुई ने गुस्से में लू वुवेई को 3 सेकंड का समय देते हुए तुरंत बाहर आने का आदेश दिया। आवाज सुनकर लू वुवेई ने मजाक में कहा कि लगता है घर में कोई कुत्ता घुस आया है। बाहर निकलने पर सू रुई ने पूछा कि क्या वही लू वुवेई है। लू वुवेई ने मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा कि क्या वो सू रुओक्सुई का अंगरक्षक है या उसका कोई पुराना आशिक। सू रुई ने सीधे सवाल किया कि क्या सू रुओक्सुई सचमुच आज रात उसके साथ इसी घर में रुकने वाली है। लू वुवेई ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा कि बिल्कुल, वो अभी नहा कर आई है और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। उसने यहां तक कह दिया कि जल्द ही उनकी सुहागरात शुरू होने वाली है। ये सुनते ही सू रुई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने धमकी दी कि अगर लू वुवेई ने सू रुओक्सुई को छूने की भी कोशिश की तो आज रात उसके लू परिवार की आखिरी पीढ़ी का अंत हो जाएगा। इस पर लू वुवेई ने जोर से सू रुओक्सुई को बाहर बुलाया। सू रुओक्सुई बाहर आई और नाराज होकर बोली कि उसकी अनुमति के बिना उसका नाम इस तरह पुकारने की हिम्मत उसने कैसे की। लू वुवेई ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय बाहर खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई बेवकूफ बाहर आया हुआ है, और पूछा कि क्या वो उसे जानती है। सू रुओक्सुई ने बताया कि वो सू रुई है, जो उसके पिता का दत्तक पुत्र अर्थात गॉडसन है। ये सुनते ही लू वुवेई ने हंसते हुए कहा कि तो ये उसका बड़ा साला हुआ। उसने मजाक में कहा कि ये तो गंगा उल्टी बहने जैसी बात हो गई, और शिकायत की कि सू रुओक्सुई ने उसे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। इसके बाद उसने सू रुओक्सुई से कहा कि वो जाकर अपने बड़े साले के लिए चाय बनाकर लाए। सू रुओक्सुई ने हैरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों करे। लू वुवेई ने उसे अपनी बात मानने के लिए कहा और बताया कि उसके बेडरूम में बहुत अच्छी चाय पत्ती रखी हुई है। तभी सू रुई ने सू रुओक्सुई से कहा कि अगर वो केवल एक बार कह दे तो वो अभी इसी जगह लू वुवेई को खत्म कर देगा। लेकिन सू रुओक्सुई ने उसे शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि वो हर बात पर लोगों के सामने हाथ पैर चलाना बंद करे। ये देखकर लू वुवेई मुस्कुराया और सू रुई से पूछा कि अब उसे बात समझ में आ गई या नहीं। सू रुई ने फिर से सू रुओक्सुई को पुकारा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, लू वुवेई ने बीच में ही बोलते हुए कहा कि जहां तक वो उसकी बहन को जानता है, इतनी अच्छी गर्म चाय उसके नसीब में नहीं है। उसने सलाह दी कि वो बेहतर होगा अपने घर चला जाए और आराम से सो जाए, क्योंकि उनके पति पत्नी के बीच दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर सू रुई का गुस्सा और बढ़ गया।
उसने लू वुवेई को नीचे आने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें दम है तो सामने आकर बात करे। लू वुवेई हंस पड़ा और बोला कि कम से कम उसने ये तो मान लिया कि वो एक मर्द है। इसके बाद सुरुई ने अपना परिचय दोबारा देते हुए कहा कि उसका नाम सुरुई है और पूरे बिंघाई में लोग उसे कोल्ड फेस्ड वाइल्ड किंग के नाम से जानते हैं। लू वुवेई ने बेपरवाही से पूछा कि क्या वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे ये भी नहीं पता कि खून के बदले खून की सजा होती है। सुरुई ने घमंड से कहा कि यदि वो केवल एक शब्द भी कह दे तो लोग तुरंत आकर लू वुवेई की वसीयत लिख देंगे। तभी उसके साथ आए गुंडों ने एक स्वर में घोषणा की कि वे कमांडर सू के आदेश पर अपनी जान भी दे सकते हैं। सुरुई ने लू वुवेई को चेतावनी दी कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करे, वरना आज रात उसका खेल खत्म हो जाएगा। लू वुवेई ने बीच में रोकने के लिए माफी मांगने का नाटक किया और कहा कि वह अपनी बात जारी रखे। सुरुई ने कहना शुरू किया कि उसे पता है कि लू वुवेई का सू परिवार के साथ पुराना रिश्ता है, लेकिन वह और सू रुओक्सुई कभी भी एक नहीं हो सकते। तभी लू वुवेई ने फिर से बीच में टोकते हुए अंग्रेजी में आई एम सॉरी कहा। सुरुई झुंझला उठा और चिल्लाकर बोला कि उसने फिर से उसकी बात काट दी। इसके जवाब में लू वुवेई ने याद दिलाया कि उनकी शादी पहले ही रजिस्टर हो चुकी है। सुरुई ने ठंडे स्वर में कहा कि आज की रात बीत जाने के बाद किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लू वुवेई ने तुरंत अंदाजा लगाया कि लगता है सू परिवार में केवल सू रुओक्सुई ही नहीं बल्कि उसके पिता भी इस शादी को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सुरुई ने लू वुवेई को वास्तविकता समझने की सलाह दी। उसने कहा कि दोनों के स्टेटस, बैकग्राउंड और हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। उसके अनुसार एक मामूली कौवा कभी हंस का शिकार नहीं कर सकता। ये केवल कहानियों में संभव है, हकीकत में नहीं। उसने साफ शब्दों में कहा कि लू वुवेई उनकी मैडम के बिल्कुल लायक नहीं है। ये सुनकर लू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े साले ने बिल्कुल उसके दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वह स्वयं भी कई बार सू रुओक्सुई को समझा चुका है कि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी इच्छा तो केवल खुले आसमान में उड़ने की है, इसलिए वह किसी छोटे से कुएं में कैद होकर नहीं रह सकता। लेकिन उसके अनुसार सू रुओक्सुई रो रोकर उसी से शादी करने की जिद कर रही थी और अगर वो शादी नहीं करता तो वो अपनी जान देने की धमकी दे रही थी। उसने दावा किया कि वो तो केवल इंसानियत के नाते उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। ये सुनकर सुरुई अविश्वास से भर गया और बोला कि क्या वो अचानक इतना महान बन गया है कि सू परिवार की लाडली बेटी उसके लिए पागल हो गई। तभी लू वुवेई ने एक बार फिर माफी मांगने का नाटक करते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। सुरुई ने झल्लाकर कहा कि उसके जैसे मामूली सिपाही के पास इतनी बकवास करने का समय कहां से आ गया। उसके अनुसार अब बहुत हो चुका था और लू वुवेई सचमुच पागल हो गया था। सुरुई की बात सुनते ही लू वुवेई ने अचानक ऐसे अभिनय करना शुरू कर दिया जैसे उसे किसी का फोन आया हो। उसने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या सचमुच बेईमान के 8 महान युद्ध देवता और 5000 सैनिक उसकी शादी की खुशी में शराब पीने आ रहे हैं और क्या वे उसकी सुहागरात में भी हुड़दंग मचाने वाले हैं। उसने आगे आश्चर्य जताया कि यहाँ तक कि बेईमान के युवा कमांडर जनरल लू भी स्वयं आने वाले हैं। सूर्य ने तुरंत उसकी बात को बकवास बताते हुए झिड़क दिया, लेकिन लू वुवेई बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाता रहा। उसने कहा कि उन सबको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वे तो अभी राजधानी में सम्मानित हुए थे और पिछली रात ही पार्टी में शामिल थे। फिर उसने ऐसे अभिनय किया मानो सामने वाला व्यक्ति बता रहा हो कि वे लोग किसी भी हाल में आने वाले हैं और अब उन्हें रोका नहीं जा सकता। उसने ये भी कहा कि वे लोग बिंघाई पहुंच चुके हैं और केवल 10 मिनट में उसके घर आने वाले हैं। इसके बाद उसने घबराने का नाटक करते हुए कहा कि अगर वे सचमुच आ रहे थे तो कम से कम पहले से बता देते, क्योंकि उसने तो उनके स्वागत के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। फिर उसने सू रुई की ओर मुड़कर कहा कि उसने सब कुछ सुन लिया होगा। उसके अनुसार उसके वे भाई केवल शराब पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं और अगर वे सू रुई के आदमियों से टकरा गए तो बेवजह झगड़ा हो जाएगा, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने सुझाव दिया कि बेहतर होगा सू रुई आज चला जाए और किसी दूसरे दिन आ जाए। सू रुई ने उसकी बात पूरी तरह नकारते हुए कहा कि वह बकवास बंद करे। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या सचमुच बेईमान के 8 महान युद्ध देवता उसकी शादी में आएंगे और क्या बेईमान के इतने शक्तिशाली युवा कमांडर जनरल लू उसके जैसे मामूली बावर्ची के लिए आने वाले हैं। उसने घृणा से उस पर थूकने का इशारा करते हुए कहा कि वह तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे लू किंग कैंग स्वयं अपनी कब्र से उठकर उसकी शादी में आने वाले हों। उसके अनुसार झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। उसने साफ कहा कि सू रुओक्सुई जैसी लड़की उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, चाहे उसके पिता इस रिश्ते को स्वीकार कर लें, लेकिन वह स्वयं इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लू वुवेई ने फिर भी शांत भाव से उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसके भाई केवल 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अगर उन्होंने देखा कि सुरुई उसे इस तरह परेशान कर रहा है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने याद दिलाया कि वे सब जल्द ही एक ही परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, इसलिए आपस में झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सुरुई ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पूरे 10 मिनट बीत जाने के बाद भी उसके भाई वहां नहीं आए तो वो उसका सिर धड़ से अलग कर देगा और उसी से फुटबॉल खेलेगा। लू वुवेई ने फिर वही बात दोहराई कि उसने पहले ही कहा था कि सू रुओक्सुई खुद उससे शादी करना चाहती थी और पूछा कि क्या एक सीधा सादा तथा अच्छा इंसान होना भी कोई गुनाह है। ये सुनते ही सुरुई का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया। उसने उसे बेशर्म आदमी कहते हुए अपने आदमियों को तुरंत उस पर हमला करने का आदेश दे दिया। तभी लू वुवेई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ठहरो, उसके भाई आ चुके हैं। उसी समय बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से 3 अजीब दिखने वाले आदमी उतरते दिखाई दिए। टैक्सी से उतरते ही अफेई ने उत्साह से लू वुवेई को आवाज लगाई और कहा कि भाई वे लोग आ गए हैं। इसके तुरंत बाद उसने झुंझलाते हुए शिकायत की कि टैक्सी वाला केवल 12 रुपये 50 पैसे के किराए के लिए छुट्टे पैसे मांग रहा है और उसे कितना कंजूस आदमी बताया।
फिर उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे और वही उसने टैक्सी वाले को दे दिए। यह दृश्य देखकर सूरुई के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या यही वे लोग हैं जिन्हें लू वुवेई बेईमान के महान वीर बता रहा था, और क्या यही उसका कथित बेईमान का युवा कमांडर जनरल लू है? लू वुवेई बिना झिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि अफेई के साथ खड़े बाकी दो लोग उसके सहायक हैं। उसने ये भी कहा कि भले ही वे केवल सहायक दिखाई देते हों, लेकिन वास्तव में वे भी बेईमान के शीर्ष युद्ध देवताओं में गिने जाते हैं। इसके बाद उसने सबसे आगे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि वही बेईमान का युवा कमांडर जनरल लू है। सूरुई ने अविश्वास से दोबारा पूछा कि क्या वो सचमुच यही कहना चाहता है। उसने उन तीनों अजीब दिखने वाले आदमियों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा कि क्या वो सच में दावा कर रहा है कि उनमें से एक जनरल लू है। उसके अनुसार तो वे लोग लू वुवेई से भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रहे थे। इस पर लू वुवेई ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो जनरल लू को पूरे 10 वर्षों से जानता है। उसके अनुसार चाहे जनरल लू कितना भी भेष बदल लें, वो उन्हें तुरंत पहचान लेगा। उसने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि भले ही उनका कद छोटा है और वो मुश्किल से लगभग 1.7 मीटर यानी 5 फीट 7 इंच के होंगे, लेकिन बेमांग सेना में उनकी ताकत बेमांग के असली हीरो ये किंग कैंग के बाद दूसरे स्थान पर है। उसने आगे कहा कि वही नंबर 2 के कमांडर हैं, जिन्हें लोग शॉर्ट कमांडर के नाम से भी जानते हैं। ये सब सुनकर अफेई और उसके साथ आए दोनों लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी ओर सूरुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लू वुवेई से पूछा कि क्या वो उसकी समझदारी का मजाक उड़ा रहा है। लू वुवेई ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मुस्कुराकर कहा कि बड़े साले को अब बेमांग के इन महान वीरों से मिल ही लेना चाहिए, ताकि उसे भी थोड़ा सम्मान मिल जाए। उसने ये भी कहा कि अगर आज जैसा खास दिन न होता तो सूरुई को जीवन भर इन लोगों से बात करने का अवसर भी नहीं मिलता। लेकिन सूरुई ने घृणा से कहा कि उसे इन तथाकथित मामूली सिपाहियों से कोई बात नहीं करनी। इसके बावजूद लू वुवेई ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और सबसे पहले जनरल लू के रूप में खड़े अफेई से पूछा कि अभी कुछ देर पहले उसके आदमियों ने फोन पर कहा था कि बेमांग के 5000 वीर उसकी शादी में आने वाले हैं, फिर वे लोग केवल 3 ही क्यों आए? अफेई ने तुरंत अपने किरदार के अनुसार जवाब दिया कि अगर सचमुच 5000 लोग एक साथ आ जाते तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता और बिंघाई के बड़े अधिकारी भी परेशान हो जाते। ये सुनकर लू वुवेई ने तुरंत सुरुई की ओर मुड़कर कहा कि उसने सुन लिया होगा। उसके अनुसार जनरल लू केवल बिंघाई शहर की शांति बनाए रखने के बारे में सोच रहे थे। अगर इतने सारे सैनिक एक साथ आ जाते तो पूरे शहर में ट्रैफिक जाम लग जाता। आखिर में लू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो कमांडर लू का परिचय करवाता है और सूरुई की ओर इशारा करते हुए बताया कि यही उसका बड़ा साला है। इसके बाद अफेई और उसके साथ आए दोनों लोग एक साथ सूरुई की ओर घूरकर देखने लगे। लू वुवेई जैसे ही वहां पहुंचा, उसने सूरुई और उसके लोगों को रोकते हुए सख्त आवाज में कहा कि इस जगह पर आने की अनुमति नहीं है। उसने चेतावनी दी कि किसी सैनिक या राष्ट्रीय वीर का नकली रूप धारण करना गंभीर अपराध है और इसके लिए लंबी जेल की सजा हो सकती है। सूरुई ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और उसे बकवास कहना शुरू कर दिया। तभी अफेई ने शांत स्वर में अपनी असली पहचान बताते हुए कहा कि वही जनरल लू है, लेकिन सूरुई ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और व्यंग्य करते हुए उसका अपमान करने लगा। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और लू वुवेई ने बीच में पड़कर अपने बड़े साले को संभालने की कोशिश की ताकि बात और न बढ़े। सूरुई अपने अपमान से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को उकसाते हुए आदेश दिया कि जिसने उनके बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत की है उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने घमंड में यह तक कह दिया कि अगर बेमांग सेना के 5000 सैनिक भी वहां आ जाएं, तब भी वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसकी बहन सू वॉक्सुई घबराकर उसे रोकने लगी और समझाने लगी कि गुस्से में उठाया गया यह कदम उन सब के लिए भारी पड़ सकता है। उसने चेतावनी दी कि सामने वाले लोग उन्हें मार भी दें तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सू रुई ने उसकी एक न सुनी और अपने लोगों को हमला करने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर लू वुवेई ने भी अपने साथियों को तैयार रहने का संकेत दिया। सू रुई ने बंदूक से डरने से साफ इनकार कर दिया और खुद को कोल्ड फेस्ड वाइल्ड किंग बताते हुए चुनौती दी कि कुछ गोलियां पूरे समूह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अफेई ने अपने बॉस को छोड़ने की चेतावनी दी और उसी समय बेमांग सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। तभी लू वुवेई मुस्कुराया और बोला कि उसे पहले से पता था कि वे सब आने वाले हैं। उसके शब्द सुनकर सू रुई पहली बार घबरा गया और उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। अगले ही पल बेमांग सेना पूरी अनुशासन के साथ वहां पहुंच गई। अफेई के आदेश पर सभी सैनिक सीधे खड़े हो गए और एक स्वर में अपने कमांडर को शादी की शुभकामनाएं देने लगे। यह दृश्य देखकर सू रुई के पैरों तले जमीन खिसक गई। लू वुवेई मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा और उसे याद दिलाया कि कुछ ही देर पहले वो दावा कर रहा था कि 5000 सैनिक भी आ जाएं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वही सू रुई डर के मारे कांपने लगा और तुरंत जनरल लू से माफी मांगने लगा। अफेई ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उसे याद दिलाया कि उसके पिता 15 साल पहले सीमा की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हुए थे, इसलिए उसके पिता का अपमान करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद उसने पूछा कि आज रात अपनी इस गलती की सजा वो किस तरह भुगतना चाहता है। माहौल फिर से गंभीर होने लगा, लेकिन लू वुवेई ने बीच में आकर अफेई को रोक दिया। उसने हंसते हुए कहा कि सामने खड़ा आदमी उसका बड़ा साला है और अब समय आ गया है कि बेईमांग सेना के कमांडर वाला रौब थोड़ा कम किया जाए। अफेई ने भी उसका सम्मान रखते हुए सू रुई को एक मौका देने का फैसला किया और पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया।
जाते जाते उसने लू वुवेई से कहा कि भविष्य में अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो बिना झिझक उसे याद करे। उसने गर्व से कहा कि आजकल विदेशी भी बेईमान सेना का नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं और वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि देश में कौन ऐसा है जो उनकी सेना के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। लू वुवेई ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसने 10 साल सेना में बिताए हैं और कई युद्ध देखे हैं, इसलिए किसी साधारण आदमी की हिम्मत नहीं कि उससे टकरा सके। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए विदा ली। बेईमान सेना के जाने के बाद लू वुवेई ने अपने बड़े साले को समझाया कि आज उसने वास्तव में उसकी जान बचाई है। अगर वो समय पर बीच में नहाता तो कमांडर लू उसे निश्चित रूप से मार डालता। उसने भरोसा भी दिलाया कि आज रात जो कुछ हुआ वो किसी और के सामने नहीं आएगा। सू रुई ने गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव के साथ उसका धन्यवाद किया। इसके बाद लू वुवेई ने उससे पूछा कि क्या उसकी सास ने ही उसे यहाँ भेजा था। सू रुई ने तुरंत कसम खाकर कहा कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। बात समाप्त करते हुए लू वुवेई ने घोषणा की कि अब वह अपनी सुहागरात मनाने जा रहा है। उसने नीचे मौजूद लोगों को आदेश देने के लिए कहा कि पूरे इलाके का काम फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि उसकी पत्नी आराम करने वाली है और उसे पूरी शांति चाहिए। साथ ही उसने सख्त चेतावनी भी दी कि अगर आज रात की कोई भी बात बाहर निकली तो वो उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रात को जब दोनों अपने कमरे में अकेले हुए तब लू वुवेई ने पहली बार अपने मन की बात खुलकर कही। उसने स्वीकार किया कि शादी से पहले उसे लगा था कि सू रुओक्सुई का पूरा परिवार उसका स्वागत करेगा, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो गया था कि इस घर में उसकी पत्नी के अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इस माहौल में वो खुद को बेहद असहज महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को आगे कैसे निभाया जाए। सू रुओक्सुई ने भी बिना झिझक कह दिया कि अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता तो बेहतर होगा कि यहीं खत्म कर दिया जाए। लू वुवेई ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वो उसे सुधार सकता तभी तो वो लू परिवार में कदम रख पाती। ये सुनकर सू रुओक्सुई नाराज हो गई, लेकिन लू वुवेई ने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि जो होना था वो हो चुका है, इसलिए अब बेकार की बहस करने से कोई फायदा नहीं। उसने सुझाव दिया कि अगर भविष्य में दोनों आसानी से तलाक लेना चाहते हैं तो फिलहाल उन्हें मिलकर इस रिश्ते को निभाना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। सू रुओक्सुई ने तब अपनी मजबूरी बताई। उसने कहा कि वो अपनी इच्छा से ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे इतना भावनात्मक दबाव दिया कि 3 दिनों तक खाना तक नहीं खाया। लू वुवेई ने उत्सुकता से पूछा कि क्या कोई ऐसी मजबूरी है जिसे वो बता नहीं सकती या फिर उसे कोई गंभीर बीमारी है। इस पर सू रुओक्सुई ने झुंझलाकर उसकी बात काट दी। तब लू वुवेई ने तर्क दिया कि वो तो सेना से रिटायर होकर आया एक साधारण बावर्ची है, जबकि सू परिवार बिंगहाई का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार है और सू रुओक्सुई भी सुंदर और सफल है। ऐसे में उसकी दादी को इस शादी पर इतनी जिद करने की आखिर क्या जरूरत थी। तब सू रुओक्सुई ने सच बताया कि उसकी दादी किसी का एहसान कभी नहीं भूलती। जब तक लू वुवेई खुद यह रिश्ता नहीं तोड़ता तब तक उसे इस शादी को निभाना ही होगा। इसके बाद उसने पलटकर पूछा कि आखिर लू वुवेई ने उससे शादी क्यों की। लू वुवेई ने भी अपने अतीत का दर्द साझा किया। उसने बताया कि बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसकी मौसी ने बहुत कठिन परिस्थितियों में उसे पाल पोसकर बड़ा किया। भले ही दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था और उम्र में भी केवल 5 साल का अंतर था, लेकिन उसने हमेशा माँ की तरह उसका साथ दिया। उसकी मौसी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका अपना परिवार बने और लू परिवार का वंश आगे बढ़े, इसलिए वो उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। सू रुओक्सुई ने शांत स्वर में कहा कि उससे शादी करने के बाद भी उसकी मौसी की यह इच्छा पूरी नहीं होगी। इस पर लू वुवेई ने साफ कर दिया कि उसने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद भी वो अपने सच्चे प्यार की तलाश जारी रखेगा और इस रिश्ते को केवल एक समझौता मानेगा। यह सुनकर सू रुओक्सुई मन ही मन उसे कोसने लगी, लेकिन बाहर से उसने खुद को शांत रखा। उसने बताया कि अगले दिन उसकी दादी लू वुवेई से मिलना चाहती हैं और उसे पूरा विश्वास है कि उसकी हालत देखकर दादी बहुत जल्दी दोनों का तलाक करवा देंगी। ये सुनते ही लू वुवेई खुशी से भर गया और उसे लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या अब आसानी से हल हो जाएगी। अगली सुबह दोनों सू परिवार के मुख्य घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, सू मिंग गुस्से में वहां आ पहुंचा और उसने साफ कह दिया कि अगर आज सू रुओक्सुई इस निकम्मे आदमी के साथ घर में दाखिल हुई तो वह उसे अपनी बहन नहीं मानेगा। जब सू रुओक्सुई ने उसके गुस्से का कारण पूछा तब उसने दुख और गुस्से के साथ बताया कि एक दिन पहले उसका सबसे बड़ा आदर्श युद्ध देवता लू किंगकैंग देश के लिए शहीद हो गया और उसी दिन उसकी सबसे प्रिय बहन ने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसने सेना में 10 साल केवल रोटियां बनाई हैं और जो उसकी नजर में पूरी तरह निकम्मा है। लू वुवेई ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की और मजाक में कहा कि असल में उसकी बहन ही उससे शादी करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन सू मिंग और अधिक भड़क गया और उसने लू वुवेई को सामने आकर मुकाबला करने की चुनौती दे दी। सू रुओक्सुई ने तुरंत अपने छोटे भाई को तमीज से बात करने के लिए डांटा, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तभी लू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे डर है, अगर उसने हाथ उठा दिया तो सू मिंग उसका वार भी सहन नहीं कर पाएगा। यह बात सुनकर सू मिंग और भड़क गया, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसी चोट लगी कि वो दर्द से कराह उठा। अपनी हालत देखकर सू रुओक्सुई भी सख्त हो गई। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उसने उसके पति के सामने इस तरह की बकवास की तो वो खुद उसे इस घर से बाहर निकलवा देगी। अपमानित सू मिंग गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया और धमकी देकर गया कि वो अभी दादी के पास जाकर सब बताएगा और दादी इस निकम्मे दामाद को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। सू मिंग के जाने के बाद लू वुवेई मन ही मन सू रुओक्सुई की तारीफ करने लगा। उसे महसूस हुआ कि बिंगहाई की नंबर 1 खूबसूरत सीईओ केवल सुंदर ही नहीं
बल्कि जरूरत पड़ने पर बेहद सख्त भी हो सकती हैं। इसके बाद उसने हंसते हुए उससे पूछा कि उसकी दादी को सबसे ज्यादा किस बात से चिढ़ होती है और उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि दादी उसे तुरंत इस घर से निकाल दें। सू रुओक्सी ने ताना मारते हुए कहा कि उसे कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही लोगों को चिढ़ाने के लिए काफी है। ये सुनकर लू वुवेई निश्चिंत हो गया और मुस्कुराते हुए दादी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादी के कमरे में पहुंचकर लू वुवेई ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। उसने मन ही मन यही उम्मीद की थी कि शादी के बाद जिस तरह उसे लगातार परेशान किया गया, उसे देखकर दादी उससे नाराज होंगी और यह रिश्ता जल्दी टूट जाएगा। लेकिन उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत, दादी ने उसे ध्यान से देखा और उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हो गई। उन्होंने उसकी बुलंद आवाज, मजबूत शरीर और सैनिक जैसे व्यक्तित्व की खुलकर प्रशंसा की। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे अपने पास बैठकर साथ में नाश्ता करने का निमंत्रण दिया। यह सब देखकर सू रुओक्सुई पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि दादी इस शादी का विरोध करेंगी। दूसरी ओर लू वुवेई भी मन ही मन सोचने लगा कि उसकी सारी योजना उल्टी पड़ गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह बुजुर्ग महिला आखिर क्या सोच रही है। फिर भी उसने परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का फैसला किया और विनम्रता से कहा कि वो पहले ही नाश्ता कर चुका है। इसके बाद दादी ने बड़ी गंभीरता से कहा कि अगर सू परिवार में कोई भी व्यक्ति लू वुवेई को परेशान करेगा तो वो तुरंत उन्हें बताए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो ऐसे इंसान का नाम परिवार के इतिहास से हमेशा के लिए मिटा देंगी। ये सुनकर सू रुओक्सुई भीतर ही भीतर और भी अधिक हैरान हो गई, जबकि लू वुवेई ने समझ लिया कि सामने बैठी ये बुजुर्ग महिला बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उसने सम्मानपूर्वक कहा कि अगर दादी सचमुच इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं, तो शायद पूरा सू परिवार ही इसे सहन नहीं कर पाएगा। तभी रोता हुआ सूमिंग कमरे में आ गया और दादी से शिकायत करने लगा कि नए दामाद ने उसे पीटा है। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत, दादी ने बिना एक पल गंवाए अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस निकम्मे लड़के को बाहर ले जाकर उसकी टांगें तोड़ दी जाएं। सूमिंग ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी शिकायत को मजाक बताकर जान बचाने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर लू वुवेई मन ही मन समझ गया कि सू परिवार की असली ताकत इस बुजुर्ग महिला के हाथ में है और वो जितनी शांत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। सूमिंग के हंगामे के शांत होने के बाद दादी ने फिर अपना पूरा ध्यान लू वुवेई की ओर किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है और साफ शब्दों में कहा कि जब तक वो खुश है उन्हें किसी और की परवाह नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो उन्हें दिल से अपनी दादी मानने को तैयार है तो वो अपने नालायक पोते पोतियों को भी माफ कर सकती हैं। ये सुनकर सू रुओक्सुई खुद को रोक नहीं पाई। उसने हैरानी से कहा कि पूरे परिवार में केवल 3 ही बच्चे हैं, फिर भी क्या वो एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने ही वंश की अनदेखी कर देंगी। दादी मुस्कुराई और बोली कि वो केवल वुवेई के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही हैं। ये सब सुनकर सू रुओक्सुई के मन में और भी गहरा संदेह पैदा हो गया कि दादी इस नए दामाद का जरूरत से ज्यादा पक्ष ले रही हैं। इसी दौरान दादी ने सू रुओक्सुई को भी टोक दिया और पूछा कि क्या वो भी वुवेई को परेशान करना चाहती है। लू वुवेई मन ही मन तो यही सोच रहा था कि वो हमेशा उसे परेशान करती है, लेकिन अगले ही पल उसने मजाकिया अंदाज में दादी के सामने अपनी शिकायतों की पूरी सूची खोल दी। उसने बताया कि सू रुओक्सुई उसे केवल एक मामूली बावर्ची समझकर हमेशा नीची नजर से देखती है। शादी से पहले उसने उससे एक समझौते पर दस्तखत करवाए ताकि वो उसके पैसों का कभी फायदा न उठा सके। इतना ही नहीं, शादी की पहली रात उसे जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया गया और उसके तकिए के नीचे सुरक्षा के नाम पर चाकू तक छिपा दिया गया। सू रुओक्सुई घबराकर सफाई देने लगी, लेकिन दादी ये सब सुनकर गुस्से से भर उठी। लू वुवेई ने मासूम बनते हुए कहा कि इस शादी ने तो उसे सचमुच बहुत परेशान कर दिया है। सू रुओक्सुई ने नाराज होकर आरोप लगाया कि वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। इसके बाद लू वुवेई ने अचानक बातचीत का रुख बदल दिया। उसने कहा कि सू रुओक्सुई पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके साथ लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उसकी जान जाते जाते बची है। उसने हाल ही में हुए एक सड़क हादसे का भी जिक्र किया। सू रुओक्सुई ये सुनकर भीतर ही भीतर हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों बना रहा है। तभी दादी ने गंभीर स्वर में बताया कि पिछले 5 वर्षों से जब से रुओक्सुई ने परिवार का कारोबार संभाला है, तब से उसने अनजाने में कई दुश्मन बना लिए हैं। कुछ लोग तो उसे जान से मारने की धमकियां भी दे चुके हैं। उन्होंने लू वुवेई से इस बारे में उसकी राय पूछी। लू वुवेई ने शांत भाव से कहा कि वो अभी हालात का निरीक्षण कर रहा है और शादी के बाद अब खुद भी खतरे में पड़ सकता है। सू रुओक्सुई ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए उसे डरपोक कहा, लेकिन दादी ने उल्टा लू वुवेई की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उसके भीतर खतरे को पहचानने की असाधारण क्षमता है और यही गुण दुनिया में सबसे कीमती होता है। दादी यही नहीं रुकी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भविष्य में कभी कोई खतरा आए तो लू वुवेई को बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। वह चाहे तो रुओक्सुई को आगे कर दें और खुद पीछे हट जाए, क्योंकि लू परिवार का अकेला वारिस होने के नाते उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास अभी भी 3 पोते पोतियां हैं, लेकिन लू परिवार का वारिस केवल वुवेई है। इसके बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए उसे जुनशेंग ग्रुप का सीईओ बनाने की बात कही। यह सुनकर सू रुओक्सुई पूरी तरह विरोध में खड़ी हो गई और याद दिलाया कि वह तो सेना में सिर्फ एक बावर्ची था। दूसरी ओर लू वुवेई मन ही मन सोचने लगा कि शायद दादी का दिमाग सचमुच कुछ ज्यादा ही चल रहा है। उसने विनम्रता से कहा कि उसे व्यापार संभालना नहीं आता, इसलिए उसे ऐसा पद दे दिया जाए जहां काम कम हो, रॉब ज्यादा हो और सारे खर्च कंपनी उठाए। उसकी ये बात सुनकर सू रुओक्सुई शर्म से भर गई, लेकिन दादी मुस्कुराई और तुरंत उसके लिए कंपनी में नया पद बनाते हुए
उसे कैटरिंग डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर नियुक्त कर दिया। जब रुओक्सुई ने कहा कि कंपनी में ऐसा कोई पद ही नहीं है, तब दादी ने स्पष्ट कर दिया कि आज से यह पद अस्तित्व में आ गया है। साथ ही उन्होंने पुराने लू को याद करते हुए कहा कि उनके पोते के दिमाग में कई शानदार योजनाएं हैं और आज उसने सचमुच उनका दिल जीत लिया। दादी के फैसले के बाद लू वुवेई आधिकारिक रूप से जुनशिंग ग्रुप के कैटरिंग डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर बन गया। ऑफिस पहुंचने पर सू रुओक्सुई ने सबसे पहले उसे कंपनी के कामकाज और बिजनेस की जानकारी देना शुरू किया। उसने समझाया कि अब से कैटरिंग डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी उसी के हाथ में होगी। बातचीत के दौरान लू वुवेई को दादी की कही हुई बात याद आई और उसने पूछा कि क्या सचमुच हाल के दिनों में उसके साथ कई जानलेवा हादसे हुए हैं। सू रुओक्सुई ने गंभीरता से स्वीकार किया कि दादी को शक है कि कोई व्यक्ति छिपकर उनके परिवार और बिजनेस के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। यह सुनकर लू वुवेई ने तुरंत कहा कि अगर उसे मामले की सही तरीके से जांच करनी है तो कंपनी में उसे थोड़ा अधिक अधिकार और रौब दिया जाना चाहिए, ताकि वह बिना किसी रुकावट के अपने तरीके से काम कर सके। पहले तो सू रुओक्सुई को लगा कि लू वुवेई अपने फायदे के लिए यह सब कह रहा है। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन लू वुवेई ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका मकसद केवल पूरे मामले की तह तक पहुंचना है। सू रुओक्सुई को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे विश्वास ही नहीं था कि सेना का एक पूर्व बावर्ची ऐसी गंभीर साजिश की जांच कर सकता है। यह सुनकर लू वुवेई मुस्कुराया और बोला कि उसने सेना में 10 साल केवल खाना नहीं बनाया था। उसने घमंड भरे अंदाज में यह तक कह दिया कि जब युद्ध देवता लू किंगकैंग युद्ध पर जाते थे तब भी उससे सलाह लिया करते थे और पूरी सेना में उसे सबसे समझदार इंसान माना जाता था। सू रुओक्सुई ने मन ही मन उसकी बात को एक और बड़ी बड़ी डींग समझकर अनदेखा कर दिया। इसी दौरान अचानक शेन युनझाओ अपने कई आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसके आते ही उसके गुंडों ने पूरे सम्मान के साथ उसे सलाम किया। शेन युनझाओ की नजर जैसे ही सू रुओक्सुई पर पड़ी, उसने मुस्कुराकर पुराने परिचित की तरह उसका अभिवादन किया। ये देखकर लू वुवेई ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया और फिर बिना किसी झिझक के कह दिया कि उसे पूरा यकीन है कि हाल ही में सू रुओक्सुई के साथ जो भी हादसे हुए हैं उनके पीछे इसी आदमी का हाथ है। सू रुओक्सुई ने तुरंत सबूत मांगा, लेकिन लू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके हाव भाव, चाल ढाल और कपड़े ही उसके इरादों को बयान कर रहे हैं। साथ ही उसने मजाक में यह भी जोड़ दिया कि दिखने में चाहे वो ठीक ठाक हो, लेकिन उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। लू वुवेई की यह टिप्पणी सुनकर शेन युनझाओ का चेहरा सख्त हो गया और उसने उसे घूर कर देखना शुरू कर दिया, जबकि सू रुओक्सुई को फिर लगा कि उसका पति एक बार फिर बेवजह मुसीबत मोल ले रहा है। इसके बाद शेन युनझाओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो बिंगहाई के प्रतिष्ठित शेन परिवार का बड़ा बेटा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर चुका है और वर्तमान में शेन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव सीईओ है। जवाब में लू वुवेई ने भी बिना झिझक अपना परिचय दिया। उसने खुद को जुनशिंग ग्रुप के कैटरिंग डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर बताया और साथ ही गर्व से यह भी कहा कि वो कंपनी की सीईओ सू रुओक्सुई का पर्सनल पार्टनर है। यह सुनते ही सू रुओक्सुई शर्म और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, जबकि शेन युनझाओ के चेहरे पर साफ जलन दिखाई देने लगी। उसने व्यंग्य से पूछा कि क्या सचमुच सू रुओक्सुई ने अपने लिए ऐसा पार्टनर चुना है। लू वुवेई ने पूरे आत्मविश्वास से उसकी बात स्वीकार कर ली। माहौल और बिगड़ता देख शेन युनझाओ ने तुरंत बात को मजाक बताकर संभालने की कोशिश की। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही मैं जूनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट का रखा हुआ एक छोटा सा नौकर भी हूं। यह सुनकर सब चौंक गए। क्या रखा हुआ नौकर? किसी ने तंज कसते हुए कहा। क्या बकवास है, सीधे सीधे कहो ना कि तुम एक नौकर हो। इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है? यह सुनकर शैन साहब मन ही मन सोचने लगे। नौकर? सू रुओक्सुई तो हमेशा बहुत शांत और गंभीर रहती थी ना, तो क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? तो सू रुओक्सुई को ऐसे लड़के पसंद हैं? लू वुवेई ने बिना झिझक जवाब दिया। बिल्कुल सही शैन साहब, लेकिन हर कोई इस पद के लायक नहीं हो सकता, समझे? ये सुनकर शैन साहब चौंक गए। क्या? लू वुवेई ने मुस्कुराकर फिर कहा। अच्छा, तो शैन साहब के पास कोई सलाह है मेरे लिए? उधर शैन साहब मन ही मन सोचने लगे। मेरे पिता ने कहा था कि अगर मैंने सू रुओक्सुई को अपना बना लिया तो पूरा शैन ग्रुप मेरा हो जाएगा। मैं शैन परिवार का बड़ा बेटा हूं, मैं एक मामूली नौकर से कैसे हार सकता हूं? लू वुवेई ने व्यंग्य करते हुए कहा। अच्छा, तो आप इसी रिश्ते के भरोसे जूनशिंग ग्रुप में आए हैं? तब तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी सू प्रेसिडेंट अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। वे किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो बस इतना ही कहूंगा शैन साहब। शैन साहब ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वाह, हाँ हाँ, लू वुवेई ने शांत लेकिन चुभते हुए अंदाज में कहा। आपने कभी इस तरह का काम नहीं किया है, इसलिए आपको इसकी मुश्किलों का अंदाजा नहीं है। यह सुनकर शैन साहब मन ही मन झुंझला उठे। ये लड़का फिर से क्या बकवास कर रहा है? मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मैं रोज 800 बार कसरत करता हूँ। लू वुवेई ने मुस्कुराकर कहा। तुम? लेकिन शैन साहब यही नहीं रुके। उन्होंने गर्व से कहा, और बहुत सारी ताकतवर चीजें भी खाता हूँ। मैं रोज बहुत सारी दवाइयां खाता हूँ। लू वुवेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, समझे? ये सुनते ही शैन साहब का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। तभी सू रुओक्सुई ने नाराज होकर कहा, मैं जा रही हूं, ये बहुत ही बकवास है। लू वुवेई तुरंत उनके पीछे चलते हुए बोला, अरे सू प्रेसिडेंट, रुकिए,
मैं भी आपके साथ चलता हूं। सू रॉक्सवे के जाने के बाद शैन साहब गुस्से से भर गए और लू वुवेई से बोले, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम खुद को सुधार क्यों नहीं लेते? लू वुवेई ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको। शैन साहब ने झुंझलाकर पूछा, क्या बात है? लू वुवेई ने शांत स्वर में कहा, लड़के, मैं तो बस साफ साफ कह रहा हूं। शैन साहब ने कड़े लहजे में कहा, जो कहना है जल्दी कहो। तब लू वुवेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं जूनशेंग ग्रुप में सिर्फ सू रॉक्सवे के करीब रहने के लिए आया हूं, ताकि मैं उसकी संपत्ति का फायदा उठा सकूं। अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शैन साहब हैरान रह गए और बोले, तुम क्या कह रहे हो? लू वुवेई ने बेपरवाही से कहा, मैं तो जा रहा हूं। लू वुवेई के जाते ही एक अधीनस्थ ने गुस्से में कहा, युवा मालिक, उसने आपसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे की? शैन साहब ने ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में आदेश दिया, जाकर उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। अगर उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो उसे समंदर में फेंक दो। अधीनस्थ ने झिझकते हुए पूछा, और अगर उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड हुआ तो? शैन साहब ने बिना पल भर सोचे जवाब दिया, अगर हुआ तो भी उसे समंदर में ही फेंक दो। तभी उनके साथी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, शांत हो जाओ। लेकिन शैन साहब ने आत्मविश्वास से कहा, लू वुवेई, तुम ज्यादा खुश मत हो। सू रॉक्सवे को जब पहले अगवा किया गया था तब उसे लू किंगकॉन्ग ने ही बचाया था। पूरा शहर जानता है कि सू रॉक्सवे लू किंगकॉन्ग की कितनी बड़ी प्रशंसक है। अगर मैं उसे एक शोक सभा का टिकट दे दूं ताकि वो अपने उस रक्षक को आखिरी बार देख सके तो वो बहुत भावुक हो जाएगी और खुद ही मेरे करीब आ जाएगी। ये सुनकर अधीनस्थ उत्साहित होकर बोला, युवा मालिक, इस बार तो आपको लू किंगकॉन्ग की वजह से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। शैन साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं उस शोक सभा में सही मौके का फायदा उठाकर सू रॉक्सवे का दिल जीत लूंगा। उसके लोग तुरंत जी छोटे मालिक कहकर आदेश मान गए। इसके बाद शुचोऊ मन ही मन सू रॉक्सवे का नाम लेते हुए कसम खाता है कि इस बार वो हर हाल में उसे अपना बनाकर रहेगा। उधर लू वुवेई पहली बार उस आलीशान ऑफिस में पहुंचकर हर चीज को बड़े कौतूहल से देखने लगता है। वो ऑफिस की सजावट, अनोखे पेड़ पौधों, दुर्लभ जड़ी बूटियों और दीवार पर लगी अजीब लेकिन आकर्षक पेंटिंग को देखकर बार बार हैरान होता रहता है। उसकी इस हरकत पर सू रॉक्सवे उसे टोकते हुए कहती है कि क्या वो हर बार इसी तरह चौंकना बंद नहीं कर सकता। तभी लू वुवेई को अचानक याद आता है और वो बताता है कि अभी अभी वो डरपोक शुचोऊ उससे कह रहा था कि वो सू रॉक्सवे के पीछे सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए पड़ा है। सू रॉक्सवे हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था। लू वुवेई हाँ में जवाब देते हुए यह भी बताता है कि शुचोऊ ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो उसे समुद्र में डुबो देगा। सू रॉक्सवे चुप रह जाती है। लू वुवेई शिकायत करता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही और कम से कम उसकी सुरक्षा की थोड़ी चिंता तो करे। लेकिन सू रॉक्सवे ठंडे स्वर में कहती है कि वो उसके जैसे बेशर्म इंसान की चिंता क्यों करे, वैसे भी दोनों का तलाक तो देर सबेर होना ही है। ये सुनकर लू वुवेई ठंडी आह भरते हुए मान लेता है कि वो सचमुच बहुत सख्त दिल है। इसी बीच शुचोऊ फिर वहां पहुंच जाता है। सू रॉक्सवे नाराज होकर पूछती है कि वो दोबारा क्यों आया है। लू वुवेई व्यंग्य करते हुए कहता है कि वह तो सचमुच कुत्ते के गले की हड्डी बन चुका है जो पीछा ही नहीं छोड़ता। शुचोऊ सफाई देता है कि वह इस बार जुनशेंग कंपनी में सू प्रेसिडेंट से काम के सिलसिले में सलाह लेने आया है। सू रॉक्सवे उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। शुचोऊ बताता है कि पिछली रात अशिंगफुली प्रोजेक्ट का काम अचानक रोक दिया गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लू वुवेई ऊंची आवाज में पूछ बैठता है कि क्या उसे इस पर कोई आपत्ति है। शुचोऊ कहता है कि वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि प्रोजेक्ट क्यों रोका गया। सू रॉक्सवे बिल्कुल बेपरवाही से जवाब देती है कि उसे वो प्रोजेक्ट बेहद घटिया और बकवास लगा, इसलिए उसने उसे बंद करवा दिया। शुचोऊ हैरान होकर पूछता है कि क्या सिर्फ इसी वजह से। सू रॉक्सवे स्पष्ट कह देती है कि अगर उसे मंजूर नहीं है तो वो प्रोजेक्ट छोड़ सकता है। शुचोऊ याद दिलाता है कि भले ही डेमोलिशन प्रोजेक्ट जुनशेंग के हाथ में हो लेकिन उसमें 5-6 दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं। लू वुवेई उसे बकवासी कहकर टाल देता है। शुचोऊ बताता है कि उनकी शेन फैमिली भी उन्हीं कंपनियों में से एक है, इसलिए सू प्रेसिडेंट को जवाब देना ही होगा। इस पर सू रॉक्सवे पूरे अधिकार के साथ समझाती है कि ये प्रोजेक्ट सरकार और जुनशेंग के बीच तय हुआ था। जमीन भी जुनशेंग ने अपने दम पर हासिल की है और तोड़फोड़ की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की है, इसलिए अगर जुनशेंग ने काम रोक दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लू वुवेई धीरे से बुदबुदाता है कि यह आदमी बड़ा अजीब और डरावना है। सू रॉक्सवे आगे पूछती है कि क्या प्रोजेक्ट का नुकसान शुचोऊ को उठाना पड़ रहा है या उन लोगों को जो सिर्फ रिश्तों के दम पर यहाँ घुस आए हैं। शुचोऊ झेप जाता है। तभी शेन गोंगजी वहां आता है। शुचोऊ उसे देखकर पुकारता है लेकिन वो झिड़कते हुए कहता है कि उसे हाथ न लगाए। माहौल को और उलझाने के लिए लू वुवेई झूठी कहानी गढ़ देता है। वो कहता है कि सारी गलती उसी की है क्योंकि पिछली रात शियाओ शुए जबरदस्ती उसके घर रात बिताने आ गई थी। ये सुनकर सू रॉक्सवे चौंक जाती है। शेन गोंगजी गुस्से में उसे बकवास बंद करने को कहता है। लू वुवेई आगे बढ़कर कहता है कि उसका घर उसी डेमोलिशन वाले इलाके में आता है और उनकी शियाओ शुए को सोने से पहले थोड़ा समय चाहिए होता है। लू वुवेई हंसते हुए दावा करता है कि दोनों ने पूरी रात खूब धमाचौकड़ी मचाई, इसलिए उसी ने फोन करके काम रुकवा दिया था। ये सुनते ही शुचोऊ उसे धक्का देकर हटाता है और गुस्से से कहता है कि वो 5 साल से सू रॉक्सवे के पीछे है। सू रॉक्सवे साफ शब्दों में कह देती है कि यह सब उसकी एक तरफा सोच है। शुचोऊ तिलमिलाकर कहता है कि वो उसके साथ अकेले खाना तक नहीं खाती लेकिन इस छोटे गोरे लड़के के साथ दिन रात रंगरेलियां मना रही है। लू वुवेई तुरंत पलटकर पूछता है कि उसने किसे गोरा लड़का कहा।
शूचो तब अपनी जेब से एक खास चीज निकालकर सबको दिखाता है। उसे देखते ही सूर वोक्सुए चौंक जाती है। शूचो बताता है कि वो जनरल लू किंगसांग और सूर वोक्सुए के पुराने रिश्तों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। जब सूर वोक्सुए उसका मतलब पूछती है तो लू वुवेई मन ही मन सोचता है कि अब यह कौन सी नई चाल चलने वाला है। शूचो मुस्कुराते हुए कहता है कि ताकि उसके मन में कोई मलाल न रहे, उसने बड़ी मुश्किल से जनरल लू के शोक समारोह का एक निमंत्रण पास हासिल किया है। वो पास सूर वोक्सुए को दे देता है। सूर वोक्सुए मन ही मन सोचती है कि क्या यह सचमुच जनरल लू किंगसांग का असली पास है। शूचो गर्व से बताता है कि इस एक टिकट की ब्लैक मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यह सुनकर एक कर्मचारी हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े की इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है। शूचो विश्वास के साथ कहता है कि अगले 2 दिनों में इसकी कीमत 10 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अंत में सूर वॉक्सवे उस पास को ध्यान से देखकर पुष्टि करती है कि यह सचमुच लू वॉर गॉड के शोक समारोह का पास है। लू वुवेई मन ही मन हंसते हुए सोचता है कि शूचो उसके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसलिए वो खुद भी उस पास को देखकर सच्चाई जानना चाहता है। वो अचानक सूर वॉक्सवे के हाथ से पास छीन लेता है, जिससे वो चौंक जाती है। पास को ध्यान से देखने के बाद लू वुवेई पूरे विश्वास के साथ कह देता है कि यह पास नकली है। यह सुनते ही शूचो भड़क उठता है और पूछता है कि वो आखिर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सूर वॉक्सवे भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है। लू वुवेई शांत स्वर में कहता है कि अगर कोई इस पास को लेकर शोक समारोह में पहुंचा तो बीमांग आर्मी के सैनिक उसे लाठियों से पीट पीट कर बाहर निकाल देंगे। शूचो गुस्से से धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी बकवास की तो वह उसका मुंह तोड़ देगा। सू वोक्सुए भी ठंडे अंदाज में कह देती है कि वो खुद भी यही चाहती है कि कोई उसका मुंह तोड़ दे। लेकिन लू वुवेई बिना डरे कहता है कि चाहे उसका मुंह तोड़ दिया जाए फिर भी सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि ये पास नकली ही है। शूचो तिरस्कार से कहता है कि एक मामूली रसोइया होकर लू वुवेई इस बारे में आखिर क्या जानता है। फिर वह सूर वॉक्सुए को विश्वास दिलाता है कि ये पास उसके दादाजी ने खुद बीहाई मिलिट्री डिपार्टमेंट के पुराने अधिकारियों के माध्यम से मंगवाया है, इसलिए इसके नकली होने का सवाल ही नहीं उठता और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन लू वुवेई दो टुक जवाब देता है कि उसने एक बार कह दिया कि ये नकली है तो ये नकली ही है। सूर वॉक्सुए उससे पूछती है कि वो इतनी निश्चितता के साथ ऐसा कैसे कह सकता है। इस पर लू वुवेई कहता है कि चाहे भगवान स्वयं धरती पर उतर आए तब भी इस पास को असली नहीं बना सकते। वह व्यंग्य करते हुए यह भी कह देता है कि उसके हिसाब से बीमांग आर्मी शूचो के दादाजी के लिए जनरल लू किंगसांग की कब्र पर जलाने वाले नकली नोटों का इंतजाम कर दे, वही बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर शूचो गुस्से से चीख पड़ता है और सबको अपनी बकवास बंद करने को कहता है। तभी लू वुवेई मासूमियत से सूर वोक्सुए को शुबाओ कहकर शिकायत करता है कि देखो ये उस पर चिल्ला रहा है। सूर वोक्सुए उसकी हरकत देखकर असहज हो जाती है, जबकि शूचो गुस्से से कौंपने लगता है। थोड़ी देर बाद सूर वोक्सुए गंभीर होकर पूछती है कि लू वुवेई जो कुछ कह रहा है वो सच है या झूठ, क्योंकि उसे वास्तव में उस पास की बहुत जरूरत है। लू वुवेई पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वो सच बोल रहा है। वह दावा करता है कि बीमांग का एक मामूली रसोइया होते हुए भी वो चुटकी बजाते ही ऐसे हजारों पास ला सकता है और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शूचो उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाता है और पूछता है कि एक साधारण रसोइया होकर वो इतने सारे पास कैसे ला सकता है। सूर वोक्सुए भी वही सवाल दोहराती है। तब लू वुवेई कहता है कि अगर उन्हें अभी भी उस पर भरोसा नहीं है तो वो नीचे जाकर एक फोन करेगा और तुरंत पास मंगवा कर दिखा देगा। सूर वोक्सुए आखिरकार उसकी बात मान लेती है। दूसरी ओर शूचो अहंकार से कहता है कि अगर लू वुवेई सचमुच असली पास लाकर दिखा दे तो वो वहीं उसी समय पूरी मेज चबा जाएगा। कुछ देर बाद लू वुवेई नीचे इंतजार करते हुए सोचता है कि सामने वाला अभी तक पहुंचा क्यों नहीं और कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। तभी उसका अधीनस्थ हांफता हुआ वहां पहुंचता है और देर होने के लिए माफी मांगता है। लू वुवेई नाराज होकर कहता है कि उसने उसे पूरे आधे घंटे तक इंतजार कराया है और अगर ये युद्ध का मैदान होता जहां उसकी वजह से सही मौका निकल जाता तो सबसे पहले वही उसे गोली मार देता। अधीनस्थ सफाई देता है कि उसने नहीं सोचा था कि इस छोटी सी जगह पर इतनी भीड़ होगी। जब लू वुवेई पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है तो वो पूरी ईमानदारी से हाँ कहता है और जोड़ता है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वो सीधे हेलीकॉप्टर से आ जाता। इसके बाद लू वुवेई पूछता है कि जो चीजें उसने मंगवाई थी क्या वे साथ लाया है। अधीनस्थ तुरंत पैकेट उसे सौंप देता है। लू वुवेई गिनती के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हर पैकेट में ठीक 100 पास हैं और कुल मिलाकर पूरे 1000 पास हैं। उसने खुद एक एक पास गिनकर उनकी संख्या सुनिश्चित की है। फिर वो उत्सुकता से पूछता है कि आखिर लू वुवेई को इतने सारे शोक समारोह के पासों की क्या जरूरत है। लू वुवेई मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जल्द ही आधिकारिक रूप से व्यापार की दुनिया में कदम रखने वाला है, इसलिए उसने सोचा कि नए साथियों को कोई तोहफा देना चाहिए, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक मुफ्त आतिशबाजी का शानदार नजारा दिखाया जाए। अधीनस्थ हैरानी से पूछता है कि शोक समारोह में आतिशबाजी कैसी। लू वुवेई कहता है कि वहां एक साथ हजारों पटाखे चलने वाले होंगे। अधीनस्थ तुरंत बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां का माहौल बेहद गंभीर और शांत रहेगा, जहां आतिशबाजी चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर लू वुवेई उसे आदेश देता है कि वो बीहाई वालों से बात करे और वही बहाना बताए जो उसने पहले से सोच रखा है। वो कहे कि जनरल लू अपने जीवन काल में आतिशबाजी देखना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन युद्ध और बारूद के धुएं के बीच बिताया था। इसलिए आतिशबाजी उन्हें हर पल सतर्क रहने की याद दिलाती थी।
इसके बाद लू वुवेई गंभीर स्वर में कहता है कि आज देश इसलिए शांति से खड़ा है क्योंकि कुछ गुमनाम योद्धा ऐसी जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं जहां आम लोग कभी देख भी नहीं पाते। वे कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाले सच्चे वीर हैं। अगर जनरल लू अपनी आखिरी विदाई में आतिशबाजी नहीं देख पाए तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वह अधीनस्थ को बिल्कुल यही बात पहुंचाने का आदेश देता है। लू वुवेई की बातें सुनकर अधीनस्थ भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लू वुवेई उसे बच्चों की तरह रोने के लिए डांट देता है। अधीनस्थ शर्माते हुए कहता है कि वह रो नहीं रहा, उसकी आंखों में तो बस थोड़ा सा पानी आ गया है। तभी लू वुवेई को एक और काम याद आता है। जब अधीनस्थ पूछता है कि क्या करना है तो लू वुवेई आदेश देता है कि बीहाई की शेन फैमिली को दिए गए सभी पास तुरंत रद्द कर दिए जाएं और कारण के रूप में बता दिया जाए कि जनरल लू और शेन नाम वालों की राशियां आपस में नहीं मिलती। अधीनस्थ बिना किसी सवाल के तुरंत आदेश मान लेता है। समय बाद कंपनी के एक डायरेक्टर ने गला साफ करते हुए सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि उनके सामने खड़े व्यक्ति कंपनी के कैटरिंग डिपार्टमेंट के नए जनरल मैनेजर हैं। सभी कर्मचारियों ने औपचारिक अभिवादन किया। डायरेक्टर ने सबको जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने के लिए कहा और माहौल में और अधिक उत्साह भरने की कोशिश की। शेन गोंगजी, जो मैनेजर था, स्पष्ट करता है कि यह स्वागत समारोह उसका विचार नहीं बल्कि बूढ़ी मालकिन का फैसला था। इसके बाद वह लू वुवेई से अनुरोध करता है कि वह सभी के सामने 2 शब्द कहें। लू वुवेई संक्षेप में अपना परिचय देता है। वह बताता है कि उसका नाम लू वुवेई है और अब वह कंपनी के नए जनरल मैनेजर के रूप में कैटरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेगा। उसकी बात सुनते ही कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि आते ही सीधे जनरल मैनेजर बन जाना साफ दिखाता है कि वह सिफारिश के दम पर आया है। कोई व्यंग्य करता है कि अचानक आसमान से कोई बड़ा नेता उतर आया है, जबकि एक अन्य कर्मचारी अपनी पदोन्नति छिन जाने पर अफसोस जताता है। इन फुसफुसाहटों की परवाह किए बिना लू वुवेई मुस्कुराकर कहता है कि वो यहाँ नया है, इसलिए उसे अभी तक सबकी पसंद नापसंद का पता नहीं है। लेकिन चूंकि सभी लोग कैटरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इसलिए उसने खुद फैसला लेकर बीमांग आर्मी से संपर्क किया और जनरल लू के शोक समारोह के कई पासों का इंतजाम किया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। कर्मचारी अविश्वास से पूछने लगते हैं कि क्या यह सच है। लू वुवेई आगे घोषणा करता है कि वे सब एक टीम बनाकर जनरल लू को अंतिम विदाई देने जाएंगे और साथ ही बीमांग आर्मी की दावत में भी शामिल होंगे, जहां वे आधुनिक कुकिंग तकनीकें सीख सकेंगे। वो वादा करता है कि अगर सभी लोग उसके साथ मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो भविष्य में उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। डायरेक्टर तुरंत उसकी बात का समर्थन करता है। इसके बावजूद कुछ कर्मचारी संदेह में पड़ जाते हैं। वे आपस में चर्चा करते हैं कि शोक समारोह के पासों की संख्या तो कुल मिलाकर लगभग 20 ही थी, जबकि यहाँ 200 से भी अधिक कर्मचारी मौजूद हैं। उनकी शंका दूर करने के लिए लू वुवेई तुरंत सभी को पास दिखाने का फैसला करता है। वो सबको पास देखने के लिए बुलाता है और मजाक में कहता है कि अगर नकली निकले तो बदल भी दिए जाएंगे। कर्मचारी जब पासों को ध्यान से देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वे वास्तव में असली हैं। डायरेक्टर भी उत्साहित होकर अपना पास मांगता है। लू वुवेई मुस्कुराकर बताता है कि उसका पास तो उसने पहले से ही अलग रख छोड़ा है। डायरेक्टर खुशी से कहता है कि नया अधिकारी चाहे जैसा भी हो, अपने नेता का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यह सुनकर लू वुवेई मन ही मन उसकी समझदारी की तारीफ करता है। इसी दौरान शूचो बेचैन अवस्था में वहां पहुंच जाता है। वो शिकायत करता है कि वह और सू रोक्सवे ऊपर काफी देर से लू वुवेई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि वह पास लेने जा रहा है, लेकिन यहां नीचे क्या कर रहा है। सू रोक्सवे भी गंभीर होकर कहती है कि इस बार वह उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। शूचो हंसते हुए सबके सामने ताना मारता है कि कुछ नकली पास लाकर उसने इन मामूली रसोइयों को अपने वश में कर लिया है। वह कर्मचारियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जनरल लू का शोक समारोह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनके जैसे साधारण लोग पहुंच सकें। उसकी बातें सुनकर कुछ कर्मचारियों का उत्साह टूटने लगता है। कोई निराश होकर कहता है कि शायद उसने बेकार ही इतना बड़ा सपना देख लिया, जबकि दूसरा कर्मचारी शूचो की कड़वी बातों से नाराज हो जाता है। सू रोक्सवे पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहती है। एक कर्मचारी उसे बताता है कि कैटरिंग डिपार्टमेंट के नए मैनेजर ने दावा किया है कि वो जनरल लू के शोक समारोह के सैकड़ों पास ला सकते हैं। जब सू रोक्सवे आगे पूछती है कि फिर क्या हुआ, तभी शूचो फिर से जोरदार हंसी उड़ाते हुए कहता है कि सैकड़ों पास जैसी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हैं। कर्मचारी ये भी बताते हैं कि लू वुवेई ने पूरे कैटरिंग डिपार्टमेंट को दावत पर ले जाने की बात कही है। शूचो व्यंग्य करते हुए कहता है कि लू वुवेई को बस छोटी मोटी चालें चलनी आती हैं। वो दावा करता है कि वे सभी नकली पासों के बहकावे में आ गए हैं। उसके अनुसार जनरल लू का शोक समारोह कोई सब्जी मंडी नहीं है जहां कोई भी चला जाए। वो गर्व से याद दिलाता है कि उसने खुद बहुत बड़ी कीमत चुकाकर बड़ी मुश्किल से केवल एक ही पास हासिल किया था, जबकि बाकी सभी लोग आसानी से बेवकूफ बन गए। इस पर लू वुवेई मुस्कुराते हुए एक सवाल करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कर्मचारियों के हाथ में मौजूद पास असली हों और शूचो के हाथ वाला पास नकली हो। शूचो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके कह देने से कोई चीज नकली नहीं हो जाएगी। लू वुवेई शांत स्वर में जवाब देता है कि असली और नकली का फैसला अभी हो जाएगा। शूचो भी चुनौती स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह देखना चाहता है कि वे इसे असली कैसे साबित करेंगे। तभी एक कर्मचारी सबको याद दिलाता है कि असली पास पर एक विशेष सिक्योरिटी क्यूआर कोड होता है।
जिसे मोबाइल से स्कैन करते ही उसकी असलियत तुरंत सामने आ जाती है। दूसरा कर्मचारी भी उसकी बात का समर्थन करता है। यह सुनकर शूचो मन ही मन घबरा जाता है। वह सोचता है कि अच्छा हुआ किसी ने क्यूआर कोड की बात याद दिला दी, क्योंकि वह तो इसे भूल ही गया था। उसे यह भी लगता है कि नकली बनाने वालों ने कमाल कर दिया, जिन्होंने क्यूआर कोड तक बना दिया। वो आत्मविश्वास के साथ पहले कर्मचारियों वाले पास को स्कैन करता है, लेकिन परिणाम देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आसपास खड़े लोग उत्सुकता से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। मजबूर होकर शूचो स्वीकार करता है कि वो पास सचमुच असली है। सूर वोक्सुए भी खुद उसे देखकर पुष्टि करती है कि वो वास्तव में असली पास है। तभी लुवुवेई मुस्कुराते हुए सुझाव देता है कि अब शूचो अपने हाथ वाला पास भी स्कैन करके देख लें। शूचो अहंकार दिखाते हुए कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता और वो तुरंत अपना पास स्कैन करता है। लेकिन इस बार स्क्रीन पर क्यूआर कोड इनवैलिड और एक्सपायर दिखाई देता है। यह देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि इतनी बड़ी रकम देकर खरीदा गया उसका पास नकली निकला। दूसरी ओर सुरवॉक्सवे मन ही मन सोचती है कि शायद लू वुवेई में सचमुच कोई खास बात है। कर्मचारी भी आपस में हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है शूचो किसी ब्लैक मार्केट के ठग के जाल में फंस गया है। शूचो अपमान और गुस्से से कुछ भी नहीं बोल पाता। लू वुवेई मुस्कुराकर उससे पूछता है कि उसकी ये छोटी सी चाल उसे कैसी लगी। डायरेक्टर हंसते हुए उसकी जमकर तारीफ करता है और कहता है कि उसने तो कमाल कर दिया। इसके बाद सुरवॉक्सवे सभी को शांत रहने और अपने अपने काम पर लौटने का आदेश देती है। सभी कर्मचारी तुरंत उसकी बात मानकर वापस काम पर चले जाते हैं। सुरवॉक्सवे भी कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह वहां से निकल जाती है। सबके जाने के बाद शूचो लू वुवेई को घूरते हुए स्वीकार करता है कि उसमें थोड़ी बहुत काबिलियत जरूर है। लू वुवेई गर्व से कहता है कि यह तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। तब शूचो चेतावनी देता है कि वो ये भूल न करे कि वो जीत गया है, क्योंकि उसका भाई बहुत जल्द वापस आने वाला है। लू वुवेई हंसते हुए जवाब देता है कि चाहे वो अपने कितने भी भाई बुला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में शूचो गुस्से में धमकी देता है कि सब लोग इंतजार करें, सही समय आने पर वो इस पूरे हिसाब का बदला जरूर चुकाएगा। शोक समारोह के लिए निकलते समय सू रोक्सुए लू वुवेई को गंभीर स्वर में चेतावनी देती है कि बाद में जनरल लू के शोक समारोह में उसे थोड़ा तमीज से रहना होगा और अपनी बेवजह की बातें बिल्कुल बंद रखनी होंगी, क्योंकि जनरल लू उसके रक्षक और सबसे बड़े उपकारी रहे हैं। लू वुवेई केवल हल्का सा जवाब देता है। तभी अचानक वो तेजी से गाड़ी रोक देता है। सू रोक्सुए चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर फिर कौन सी नई मुसीबत आ गई, क्योंकि एक ही महीने में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि ये लोग कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लू वुवेई तुरंत स्थिति को भांप लेता है और सू रोक्सुए से कहता है कि यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसलिए वो हर हाल में गाड़ी के अंदर ही रहे और किसी भी हालत में बाहर न निकले। सू रोक्सुए उसे रोकते हुए कहती है कि पहले वो रुक जाए, क्योंकि वो सूरुई को फोन करके इस स्थिति को संभालने के लिए बुलाती है। लेकिन लू वुवेई साफ शब्दों में कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सामने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि सचमुच जान लेने आए हैं। जब तक सूरुई पहुंचेगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इतना कहकर वह उसे केवल गाड़ी के अंदर सुरक्षित रहने का निर्देश देता है और खुद बाहर निकल जाता है। सूरु ऑक्सवे घबराकर उसे वापस बुलाती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन लू वुवेई बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो वही उसके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। उसे जाते हुए देखकर सूरु ऑक्सवे मन ही मन सोचती है कि आखिर एक साधारण रसोइया होकर वो हमेशा इतनी जल्दीबाजी क्यों करता है। गाड़ी से कुछ दूरी पर कई हथियारबंद गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक उसे लड़के कहकर वहां से चले जाने की चेतावनी देता है और कहता है कि उनका निशाना वो नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो दूसरों के मामले में दखल न दे और अभी भी भागने का मौका है। लू वुवेई मुस्कुराकर जवाब देता है कि अब उसकी और सूरु ऑक्सुए की शादी हो चुकी है। अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो लोग उसी को दोष देंगे, इसलिए वो चुपचाप नहीं जा सकता। गुंडा गुस्से में पूछता है कि क्या वो जानता भी है कि वे लोग कौन हैं। लू वुवेई हंसते हुए उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि वे तांगलांग पैलेस के लोग हैं। फिर वो उन्हें एक मौका देते हुए कहता है कि अगर वे असली मास्टरमाइंड का नाम बता दें तो वो उनकी जान बख्श देगा। गुंडे उसकी बात को बकवास समझकर हमला करने का आदेश दे देते हैं। लू वुवेई बेपरवाही से ये भी कह देता है कि जब उनके पैलेस का मालिक उसके सामने आया था तब उसने भी घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगी थी। उसकी ये बात सुनकर गुंडे और अधिक भड़क जाते हैं और सभी मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल वे उसकी अविश्वसनीय रफ्तार देखकर दंग रह जाते हैं। लू वुवेई बिजली जैसी गति से एक एक करके सभी गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही क्षणों में पूरा गिरोह जमीन पर पड़ा कराह रहा होता है। सभी को हराने के बाद लू वुवेई शांत भाव से पूछता है कि अभी वे उसे क्या मजा चखाने वाले थे, और फिर आखिरी बार पूछता है कि इस इनाम के पीछे असली आदमी कौन है। घायल गुंडा दर्द से कराहते हुए कहता है कि वह चाहे जो कर लें, वे अपने नियम और उसूल कभी नहीं तोड़ेंगे। यह सुनकर लू वुवेई उसे एक और जोरदार मार लगाता है और फिर उन्हें वहां से दफा हो जाने का आदेश देता है। जान बचाने के लिए गुंडे घबराकर भाग खड़े होते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां से निकल जाते हैं। खतरा टलते ही सू रोक्सुए गाड़ी से बाहर निकलकर दौड़ती हुई लू वुवेई के पास आती है। वो घबराकर पूछती है कि वो ठीक तो है और उसके शरीर पर कहीं चोट तो नहीं लगी। लू वुवेई मुस्कुराकर मजाक करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सू रोक्सुए उसकी इतनी चिंता करेगी। फिर वो हंसते हुए कहता है कि लड़के और लड़की के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आने की कोशिश न करे। उसकी ये बात सुनकर सू रोक्सुए झुंझलाकर कहती है कि सचमुच भलाई का जमाना नहीं रहा।
लू वुवेई मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि अगर वो वहां नहीं होता तो आज उसका बचना लगभग नामुमकिन था। सू रुओक्सुए कुछ पल चुप रहने के बाद स्वीकार करती है कि उसकी बात सही है और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रसोइया इतना अच्छा लड़ भी सकता है। उसी समय सूरुई अपने लोगों के साथ घबराया हुआ वहां पहुंचता है। वो सबसे पहले सू रुओक्सुए कुछ लक्ष्य में पूछता है और राहत की सांस लेता है कि वो सुरक्षित है। सू रुओक्सुए उसे बताती है कि लू वुवेई ने उसकी जान बचाई है। ये सुनकर सूरुई भगवान का शुक्रिया अदा करता है और लू वुवेई का धन्यवाद करता है कि वो सही समय पर वहां मौजूद था। इसके बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े गुंडों पर पड़ती है और वो गुस्से में उनसे पूछता है कि उन्होंने उसके मालिक पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। लू वुवेई शांत स्वर में कहता है कि शादी से पहले सू रुओक्सुए क्या करती थी उससे उसका कोई लेना देना नहीं था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सूरुई की थी। लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है और वो उसकी पत्नी है, इसलिए अब उसकी रक्षा करना उसका अपना कर्तव्य है। ये सुनकर सू रुओक्सुए कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। लू वुवेई फिर अपने मजाकिया अंदाज में जोड़ देता है कि अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता तो उसे विधुर बनकर सारी जिंदगी शोक मनाना पड़ता। सू रुई अपनी गलती स्वीकार करते हुए मानता है कि ये पूरी तरह उसकी लापरवाही थी। फिर वो पूछता है कि इन हमलावरों के साथ अब क्या किया जाए। लू वुवेई जमीन पर पड़े गुंडों की ओर देखकर कहता है कि उनके शरीर से अभी भी खून की गंध आ रही है। सूरुई तुरंत समझ जाता है कि आगे क्या करना है और बाकी का काम खुद संभालने की बात कहता है। अंत में लू वुवेई याद दिलाता है कि अब उन्हें तुरंत निकलना चाहिए क्योंकि जनरल लू का शोक समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। सूरुई उसकी बात से सहमत होता है और सभी लोग वहां से शोक समारोह के लिए रवाना हो जाते हैं।